वीडियो हम डिस्कस करेंगे जो हमने पिछले वीडियो में कंसीडर किया था थ्योरी ऑफ सप्लाई के बेसिक कॉन्सेप्ट को। अब उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम आगे कंसीडर करेंगे, जिसमें मेन जो टॉपिक मेरे पास है वो है सबसे पहले सप्लाई फंक्शंस की मैं बात करूंगा, उसके बाद मैं कवर करूंगा किसको, लॉ ऑफ सप्लाई को। सबसे पहले समझते हैं सप्लाई फंक्शंस क्या होते हैं। यानी सप्लाई फंक्शंस की अगर मैं बात करूं कि ऑल दोस फैक्टर व्हिच अफेक्ट सप्लाई, यानी मैन्युफैक्चरर का डिसीजन सप्लाई को इंक्रीज करने डिक्रीज करने का किस तरह से इफेक्ट होता है, कौन कौन से डिटरमिनेंट्स हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं कि सप्लाई को इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है। यानी ऑल दोस एस्पेक्ट व्हिच अफेक्ट सप्लाई इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो सारे के सारे किसमें आएंगे, सप्लाई फंक्शन में। यानी सारे वो फैक्टर जो सप्लाई को इफेक्ट करते हैं मैन्युफैक्चरर के डिसीजन रिगार्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई उसको इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें अलग अलग जो चीजें मेरे पास सप्लाई फंक्शन है, फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स हमने डिमांड वाले चैप्टर में कंसीडर किया था कि जब हम बात करते हैं प्राइस ऑफ एक्स की, मतलब यहाँ पे क्या कंसीडर करना है मुझे, प्राइस ऑफ ऑन, ठीक है, यानी उस कमोडिटी का खुद का प्राइस क्या करता है, वो भी सप्लाई को क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद बात करें प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, पीआर हमने डिमांड में भी देखा था, यहाँ पे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब, अब रिलेटेड गुड्स में दो चीजें हमने कंसीडर की थी, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या था, वो जो एक दूसरे का क्या होते हैं, अल्टरनेटिव होते हैं, एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट होते हैं, जैसे टी और कॉफी हमने कंसीडर किया था। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब वहां पे हमने वहां भी देखा था, यहाँ भी मीनिंग वही है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब वो गुड्स जिनको यूज टुगेदर करते हैं, एक साथ हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसके बाद बात करते हैं नंबर ऑफ फॉर्म। एनएफ का मतलब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फॉर्म, किसी इंडस्ट्री में कितनी फॉर्म है, कितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये भी क्या करती हैं, सप्लाई को इफेक्ट करेंगे। क्लियर है चीज। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट में हम बात करेंगे जी का मतलब यहाँ पे गोल ऑफ फॉर्म है, फॉर्म का गोल क्या है। जैसे हमने वहां पे बात की थी टेस्ट और प्रेफरेंस से पहले, जो एक्सपेक्टेशंस है वहां पे हमने कंसीडर किया था भाई आपको एवरेज के रिगार्डिंग कंसीडर करना है या फिर आपको रीसेल वैल्यू कंसीडर करना है। तो यहाँ पे गोल ऑफ फर्म का मतलब क्या है, अगर फर्म का गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब, दैट मींस वो सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो इन दैट केस वो अलग तरीके से डील करेंगे। और अगर उनका गोल अगर लंबे समय तक सर्वाइव करना है, वो सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, क्वालिटी देना चाहते हैं, मार्केट रेपुटेशन हासिल करना चाहते हैं, तो फिर चीजें अलग तरीके से हैंडल की जाएंगी। उसके बाद बात करें पीएफ। अब पीएफ का मतलब क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, या मुझे ध्यान रखना है when we are talking about the word फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में मैं इन चार चीजों को मेनली कंसीडर करता हूं, और इंटरप्रेन्योरशिप, यानी ये चार चीजें मिलकर क्या बनाती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी जब भी किसी प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करूं तो चारों के इन्वॉल्वमेंट के साथ क्या होती है, प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होती है। जरूरी नहीं चारों यूज हो, लेकिन इनका एग्जिस्ट होना जरूरी है। विदाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, अब सिंपल सी बात है, ये सीधे सीधे जुड़े हुए हैं कोस्ट। हमने कोस्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि फैक्टर इनपुट्स पे जो एक्सपेंडिचर होता है वो क्या कहलाता है, कोस्ट कहलाता है। फैक्टर और नॉन फैक्टर इनपुट्स पे जो खर्चा होता है वो क्या कहलाता है, कोस्ट कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, इन पे जो एक्सपेंडिचर होगा कहीं ना कहीं कोस्ट से जुड़ा है, और कोस्ट का सीधे कनेक्शन किसके साथ है, प्रॉफिट के साथ। यानी देखो अब सिंपल सी बात है, मैन्युफैक्चरर में कितना ही बढ़ाऊं फर्क नहीं पड़ता मुझे, मार्केट के प्राइस को कंट्रोल करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इन दैट केस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप कोस्ट को क्या करें, कंट्रोल कर लें, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, आप सेल्स को इंक्रीज कर लें। अब सेल्स को इंक्रीज करना तो आपके हाथ में है ही नहीं, किसी कंज्यूमर को इंसिस्ट थोड़ी ना कर सकते हो कि आप खरीद लो उसको, ठीक है। ये तो नहीं होगा ना कि मतलब जैसे कि एक थैरेट वगैरह उसके सामने क्रिएट कर दोगे तो खरीद लो, ये हो जाएगा, वो चीजें यहाँ पे काम नहीं करती। तो दूसरा तरीका क्या है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अल्टीमेट जो अल्टरनेटिव मेरे पास है वो है कॉस्ट रिडक्शन या कंट्रोल करना, किसको, कॉस्ट को। और कॉस्ट सीधे सीधे बेस्ड किसके ऊपर होती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर आपको चीपर रेट पे अवेलेबल है, दैट मींस कॉस्ट आपकी मिनिमम है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको कॉस्टली है, मतलब ज्यादा महंगे हैं, तो उस केस में आपका प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे जो खर्चा हुआ है, कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो भी क्या करता है, सप्लायर को इंसिस्ट करता है कि वो अपनी सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज करे अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्राइस और प्राइस प्रेवेलिंग इन द मार्केट। उसके बाद बात करते हैं टी स्टैंड फॉर, यहाँ पे टेस्ट और प्रेफरेंस नहीं है, टी यहाँ पे किसको बिलोंग करता है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करें, जैसे सिंपल सी बात है, एप्पल का आईफोन की मैं बात कर लेता हूँ। अब एप्पल का अपना प्लेटफॉर्म है, वो एंड्रॉइड वगैरह को यूज नहीं करते, लेकिन मुझे ध्यान रखना है एप्पल क्या है, एक ब्रांड है, उसको हम कंसिडर करेंगे आगे भी। लेकिन अब सैमसंग जो चाइनीज कंपनीज के मोबाइल फोन है वही क्या करते हैं, जो एप्पल फीचर आपको 60 या 70,000 में दे रहा है,
वही फीचर आपको 10,000 में दे देगी कंपनियां। तो जो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी क्या करता है, आपकी सप्लाई को इफेक्ट करता है, ठीक है। वैसे एप्पल एक ब्रांड नेम है, उसको हम आगे से कंसिडर करेंगे। उसके बाद बात करते हैं ई। अब ई स्टैंड फॉर, ई का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ई को मैं कंसिडर करूं, फिर वही बात आती है एक्सपेक्टेशंस को कंसिडर कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना है कि ई का मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपका जो एम्पावरमेंट है, मैं कहूंगी आपका एक तरह से कैपिटल के रिगार्डिंग बात कर लो, या फिर एक्सपेक्टेशन को कंसिडर कर लो कि फर्म के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, कहां वो देखते हैं अपने आप को, कहां वो स्टैंड करना चाहते हैं, फ्यूचर क्या है उनका, वो सब चीजें भी क्या करते हैं, सप्लाई को इफेक्ट करती हैं। और लास्ट में अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे जीपी मुझे समझना है, तो सिंपल सी बात है, जीपी को अगर बात कर लें तो जीपी का मतलब आप किसकी, मतलब एक जो प्राइस को कंसिडर कर लेते हैं, या जीपी का मतलब जो गोल ऑफ फर्म है वो भी हम कंसिडर कर लेते हैं, या फिर मैं कहूंगी पॉपुलेशन साइज पे इशू हो सकता है। तो ये सारे के सारे फैक्ट क्या हैं जो मतलब किसी न किसी तरीके से क्या करते हैं, आपका जो सप्लाई फंक्शन है, सप्लाई जो है उसको इफेक्ट करते हैं। तो मुझे ध्यान रखना है, इनको मैं डिटेल में कंसिडर करेंगे। अब ये सारे के सारे उस फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, आपकी सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हिच इज नोन एज लॉ ऑफ सप्लाई। अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या करता है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड हमने कंसिडर किया था, भाई अदर थिंग्स को आप कांस्टेंट रखिए कि प्राइस और क्वांटिटी, जो क्वांटिटी डिमांड है उसके बीच में नेगेटिव रिलेशन, सेम चीजें यहां पे रखनी है। द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट द if other thing remaining constant there is a positive relationship exists between the quantity supply and a price of a commodity। यानी किसी कमोडिटी का प्राइस और उसकी क्वांटिटी सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशन एग्जिस्ट करता है। पॉजिटिव रिलेशन एग्जिस्ट करता है जब अन्य बातें क्या रहती हैं, समान रहती हैं, इफ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। यानी जो क्वांटिटी सप्लाई है और जो प्राइस ऑफ कमोडिटी है वो रिलेटेड है कैसे, पॉजिटिवली। अगर वो पॉजिटिव रिलेटेड है तो मुझे ध्यान रखना है ये इंडिकेट करेगा किसको, पॉजिटिव रिलेशनशिप को। यानी जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसकी सप्लाई भी क्या करता है, मैन्युफैक्चर इंक्रीज कर देता है, और जब किसी का प्राइस कम होता है तो उसकी सप्लाई भी क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। तो ये लॉ ऑफ सप्लाई मुझे बता देता है कि इफ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन क्वांटिटी सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। अब इसको एक टेबल से अगर समझे तो यहाँ पे प्राइस 10, 11, 12 दे रखा है, क्वांटिटी सप्लाई 100, 200, 300 दे रखी है, ठीक है। तो ये जो कर्व मेरा बनेगा ये इंडिकेट करता है किसको, पॉजिटिव रिलेशनशिप को, जिसको हमने पिछले वीडियो में भी समझा था कि जो स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व है वो कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये चीज अब थोड़ा सा अगर मैं बात करूं जो एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई है। अब एजम्पशन का मतलब सिंपल सी बात है कि जो हमने फैक्टर, जो फंक्शंस ऑफ सप्लाई हमने कंसीडर किए हैं, इसमें सिर्फ आप एक प्राइस को छोड़ दीजिए, बाकी सारी चीजें आपको कांस्टेंट रखनी है। चाहे आपका वो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो, नंबर ऑफ फॉर्म हो, उसके बाद गोल ऑफ फॉर्म हो, फैक्टर प्रोडक्शन का प्राइस हो, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी हो, एक्सपेक्टेशंस हो, या फिर अदर चीजें हो, ठीक है। केवल प्राइस में चेंज होगा, बाकी चीजें क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इनको हम एजम्पशन में कंसीडर कर सकते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कांस्टेंट रहेगा, प्राइस ऑफ तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है वो कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद बात करें गोल ऑफ फॉर्म, वो भी चेंज नहीं होना चाहिए, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी वो भी चेंज नहीं होनी चाहिए, नंबर ऑफ फॉर्म वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये बाकी की सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट रहनी चाहिए, केवल किसमें चेंज होगा, प्राइस में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एक्सेप्शंस, यानी लॉ ऑफ सप्लाई किनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो उसमें बिल्कुल आसान चीजें, सबसे पहले बात करेंगे एग्रीकल्चर आउटपुट, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता। रीजन क्या है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा होता है मिनिमम सपोर्टेबल प्राइस के रिगार्डिंग, या फिर थोड़ा सा इसको अलग में हम मार्केट वाले चैप्टर में कंसीडर करेंगे जब हम प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग की बात करेंगे। उसके बाद गुड्स ऑफ सोशल डिस्टेंस है, यानी जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तुएं होती हैं उनके ऊपर भी लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता, ठीक है। भाई ऐसा है ना, सस्ती होगी तो यूज करना नहीं छोड़ोगे, महंगी होगी तो भी यूज करना नहीं छोड़ोगे, तो उनपे तो इम्पैक्ट आता ही नहीं है। तो जो सामाजिक प्रतिष्ठा या सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात करते हैं, डिस्टेंशन की हम बात करते हैं, जो सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तु होती है वो उनके ऊपर भी लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता। उसके बाद बात करें पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स को हमने कंसीडर किया था इंफीरियर गुड्स या घटिया क्वालिटी की जो वस्तु होती है या जो जल्दी समाप्त या जल्दी खराब हो जाती है। तो पेरिशेबल गुड्स के रिगार्डिंग में क्या होता है कि लॉ ऑफ सप्लाई आपका अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो ये मुझे ध्यान रखना है कि बेसिक टर्मिनोलॉजी जो लॉ ऑफ सप्लाई के रिगार्डिंग है वो यही है कि क्वांटिटी सप्लाई और प्राइस ऑफ कमोडिटी के बीच का रिलेशन क्या है, पॉजिटिव है, सब्जेक्ट टू इफ अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। अब इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसको हम कंसीडर करते हैं जो है कि मूवमेंट अलोंग में सप्लाई करो, शिफ्ट इन सप्लाई करो। अब मूवमेंट अलोंग में सप्लाई करो और शिफ्ट इन सप्लाई करो, इसके जो बेसिक एस्पेक्ट है हमने डिमांड में भी कंसीडर किए थे कि भैया व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब क्या होगा, मूवमेंट का मतलब क्या होगा, जब सप्लाई करो एक पर्टिकुलर करो एक ही पॉइंट के ऊपर क्या होता है, रोटेट होता रहता है, वो शिफ्ट नहीं होता, ठीक है। तो वो कहलाता है मूवमेंट। और शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, शिफ्टिंग का मतलब करो पूरा करो क्या है, जगह से दूसरी जगह क्या होता है, या तो लेफ्टवर्ड्स
शिफ्ट हो जाएगा या राइटवर्ड शिफ्ट होगा। क्लियर है चीज? तो मूवमेंट का मतलब एक ही पॉइंट के ऊपर जब करो क्या होता है, रोटेट होता है, तो वो क्या कहता है मूवमेंट, वो शिफ्ट नहीं होता किसके केस में, मूवमेंट के केस में। लेकिन जब हम बात करेंगे शिफ्ट इन एक पर्टिकुलर, तो शिफ्ट का मतलब क्या है, या तो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, यानी वो अपना एक प्लेस छोड़ के या तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, वो कहलाएगा शिफ्ट इन कर्व। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिमांड में भी कंसीडर किए थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मुझे सप्लाई को समझना है, तो सप्लाई के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब उसमें पहला पार्ट आपका क्या है, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है, इसको हम कहेंगे पूर्ति का विस्तार, हिंदी में बोलते हैं पूर्ति का विस्तार। और दूसरा क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, इसको हम कहेंगे पूर्ति का संकुचन। उसके बाद बात करते हैं शिफ्ट में इंक्रीज, तो यहाँ पे क्या होगा, पूर्ति में वृद्धि, और यहाँ पे डिक्रीज का मतलब क्या है कि पूर्ति में कमी। क्लियर है चीज? तो अब थोड़ा सा अगर इसको समझने की कोशिश करूं कि एग्जांपल से, यहाँ पे मुझे ध्यान देना है कि जो प्राइस ऑफ एक्स है वो कितना है, 1 रुपीज, तो सप्लाई कितनी थी 2 रुपीज, जैसे प्राइस बढ़ेगी कितना हो गया 5, तो कितना हो गया 7। तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होगा, वैसे सप्लाई भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे जो ये जो मेरा सप्लाई कर्व है, एरो के निशान को ध्यान रखना है, ये क्या है, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई है। क्लियर है चीज? दूसरे एग्जांपल में बात करूं, कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस 5 रुपए का तो कितना था 7 रुपए, और प्राइस 1 रुपए कितना हो गया, तो कितनी सप्लाई होगी 2। ये जो हो गया, ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यानी जब एक पॉइंट के ऊपर रोटेट हुआ, जब प्राइस बढ़ने के कारण क्या होता है कि पूर्ति बढ़ती है, तो उसको मैं क्या कहूंगा, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। ठीक है, और जब प्राइस में कमी होने के कारण सप्लाई कम होती है, तो उसको क्या कहूंगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। क्लियर है चीज? तो ये सप्लाई का मुझे बता देता है कि एक्चुअल में एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, कि मैंने बस डिक्रीज इन द प्राइस एंड एज वेल एज डिक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाई, दैट इज नोन एज, यानी डिक्रीज इन सप्लाई जस्ट बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्राइस नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, और इंक्रीज इन सप्लाई जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस नोन एज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। यानी वट एवर इज देयर रिगार्डिंग मूवमेंट, क्रेडिट गोज टू प्राइस ऑफ कमोडिटी। मूवमेंट जब भी होगा किसको जाएगा, क्रेडिट प्राइस के कारण। क्लियर है चीज? उसके बाद बात करते हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। शिफ्ट इन सप्लाई कर्व का मतलब यहाँ पे प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, देयर विल बी नो चेंज इन प्राइस, व्हाटएवर द चेंज इन फैक्ट एग्जिस्ट, व्हाटएवर द चेंज इन आउटपुट, क्रेडिट गोज टू अदर फैक्टर। यानी यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहेगा, प्राइस में चेंज नहीं होगा, प्राइस चेंज नहीं होगा, जो भी इफेक्ट होगा वो अदर फैक्टर के कारण होगा। यानी यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, बात करें इस एग्जांपल में, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जैसे प्राइस ऑफ एक्स, अगर क्वांटिटी ऑफ एक्स को मैं लिखता हूँ, तो प्राइस क्या है 1, कितनी है 2, अब प्राइस 1 है, फिर भी क्या होगी, क्वांटिटी सप्लाई 7 होगी। यहाँ पे अगर एग्जांपल की बात करें, प्राइस ऑफ एक्स और क्वांटिटी ऑफ एक्स की बात करें, प्राइस क्या है 1, सप्लाई कितनी है 7, प्राइस 1 है, तो सप्लाई कितनी होगी 2। ठीक है, अब इन दोनों में मुझे याद रखना है कि प्राइस क्या है, दोनों जगह कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी सप्लाई में चेंज आ रहा है। सप्लाई में चेंज आ रहा है, इसका मतलब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, प्राइस तो है नहीं, प्राइस तो क्या है कांस्टेंट है। तो जो चेंज आए हैं किसमें, सप्लाई में, उनका क्रेडिट किसको जाएगा, अदर फैक्टर को। जैसे हमने डिमांड में पढ़ा था कि शिफ्टिंग के लिए तो हम किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, हमेशा अदर फैक्टर को, यहाँ पे प्राइस का कोई भी रोल नहीं होगा। क्लियर है चीज? तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, इधर देखिए, यहाँ पे ये क्या है, डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, यानी जब आपका सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, तो वो किसको इंडिकेट करता है, आपके डिक्रीज इन सप्लाई को। ठीक है, और जब आपका सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट होता है, तो वो किसको इंडिकेट करता है, इंक्रीज इन सप्लाई। यानी यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई की अगर बात करूं, तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुई, तो इसका मतलब क्या है, डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, और अगर सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट होती है, क्वांटिटी सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट होता है, तो वो क्या कहलाएगा, इंक्रीज इन सप्लाई। यानी यहाँ पे बात करते हैं कि जब भी सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट होगा, तो ये किसका इंडिकेशन है, इंक्रीज इन सप्लाई का। क्लियर है चीज? और जब भी आपका सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, तो ये किसका इंडिकेशन है कि आपकी जो सप्लाई है वो क्या हुई है, कम हुई है। लेकिन अब चूंकि एग्जांपल मैंने कंसीडर किया, तो यहाँ पे प्राइस क्या है, इन केस ऑफ शिफ्टिंग सप्लाई का प्राइस क्या है, कांस्टेंट रहेगा। तो जो रिस्पॉन्सिबल जो भी चेंजेस आएंगे वो किसकी वजह से आएंगे, अदर फैक्टर की वजह से। और मूवमेंट में हमने बात की कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल क्या है, आपका प्राइस। अगर बात करें कंक्लूजन की, तो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, प्राइस, इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई नोन एज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, डिक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज इन सप्लाई नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई नोन एज मूवमेंट, क्रेडिट गोज टू प्राइस। लेकिन ऑन द अदर हैंड शिफ्टिंग सप्लाई कराओ, शिफ्टिंग
क्रेडिट गोज टू अदर फैक्टर, प्राइस का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। जब भी आपका जो सप्लाई करा वो लेफ्टवर्ड अगर शिफ्ट हुआ तो इंडिकेट किसको करता है, डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। और जब भी आपका सप्लाई करा राइटवर्ड शिफ्ट होगा इंडिकेट किसको करता है, इंक्रीज इन सप्लाई। क्लियर है चीज? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो हम कंसिडर करेंगे जो हमारे प्राइस इलास्टिक सप्लाई को हम कंसिडर करेंगे, जैसे हमने डिमांड प्राइस इलास्टिक डिमांड को कंसिडर किया था, तो इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।